हेलो एवरीवन, आई एम वंश नागपाल। वेलकम बैक टू ज्यूरिस्ट लीगल चेंबर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको एफआईआर के बारे में बताने वाला हूँ। एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर होता क्या है, एफआईआर कौन फाइल कर सकता है, एफआईआर फाइल करने का प्रोसेस क्या होता है, क्यों, क्या जरूरत क्या होती है, कंटेंट क्या होता है एफआईआर का। इन सब के अलावा अगर पुलिस ऑफिसर एफआईआर फाइल करने से मना कर दे तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास क्या रेमेडी है, और अगर आपके खिलाफ कोई झूठी एफआईआर दर्ज कर दे तो उस केस में आपके पास क्या क्या लीगल रेमेडीज है। ये सारी चीजें मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो लेट्स बिगिन। स्टार्टिंग फ्रॉम द मीनिंग, एफआईआर होता क्या है। किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग को शुरू करने के लिए जो पहला स्टेप जो हम लेते हैं वो एफआईआर दर्ज कराने का लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 154 सबसेक्शन 1 ऑफ सीआरपीसी, FIR shall be filed to initiate a suit against the accused of cognizable offense। पर ये cognizable offense क्या होता है? Cognizable offense का मतलब होता है वो offenses जिनमें पुलिस ऑफिसर्स accused को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। पर अगर आप इस वीडियो को समझने के लिए आसान भाषा में चाहे तो एक कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जो सीरियस नेचर के ऑफेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, मर्डर, रेप, सेक्सुअल हैरेसमेंट एटसेट्रा। अब ये एफआईआर कौन फाइल कर सकता है? या तो कोई विक्टिम जिसके साथ कोई ऐसा ऑफेंस हुआ है, या तो वो खुद फाइल कर सकता है, या ऐसे किसी विक्टिम का कोई फैमिली मेंबर, कोई भी क्लोज रिलेटिव जिसकी फैमिली में किसी के साथ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, वो भी एफआईआर फाइल कर सकता है। और कोई विटनेस किसी के सामने, भले ही वो विक्टिम को जानता भी ना हो, किसी ऐसे इंसान के सामने जिसके सामने वो ऑफेंस हुआ है, जो उस ऑफेंस का विटनेस है, वो भी एफआईआर फाइल कर सकता है। एफआईआर फाइल क्योंकि एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, कोई भी ऑफेंस की फर्स्ट इंफॉर्मेशन। तो जितना जल्दी एफआईआर फाइल करेंगे, एफआईआर की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। अगर ऑफेंस होने के विद इन फ्यू आवर्स आप एफआईआर फाइल कर रहे हो तो उसकी एविडेंशियरी वैल्यू ज्यादा होगी। पर अगर वही एफआईआर आप हफ्ते बाद फाइल कर रहे हो तो उसकी एविडेंशियरी वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि कोर्ट को ये लगता है कि इतना टाइम है आपके पास सोच के अपनी नई कहानी बनाने में। नेक्स्ट इज प्रोसेस टू फाइल एन एफआईआर। कभी भी अगर कंप्लेनेंट एफआईआर फाइल करने जाता है तो अपनी कंप्लेंट को पुलिस ऑफिसर को या तो ओरल फॉर्म में या रिटर्न फॉर्म में कंप्लेनेंट खुद देता है। अगर आप ओरल फॉर्म में दे रहे हो तो पुलिस ऑफिसर सारी कंप्लेंट साथ साथ नोट करते रहेंगे, और अगर आप रिटर्न फॉर्म में दे रहे हो तो उसी को पुलिस ऑफिसर अपने उसमें ड्राफ्ट करके एज एफआईआर फाइल करेंगे। एफआईआर सिर्फ हिंदी में फाइल करी जाती है। एफआईआर में टोटल 7 चीजें होती हैं जो आपको मेंशन करनी होगी। पहला, नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट की पर्सनल डिटेल्स जो होगी वो आपको साथ में एफआईआर के अंदर मेंशन करनी होगी। सेकेंड, प्लेस ऑफ अकरेंस, जहां पे ऑफेंस हुआ है, जहां पे कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, वहां पे वो जगह का नाम क्या है। अगर आपको जगह का नाम नहीं पता, अगर आप जगह को वैसे डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे, तो पुलिस स्टेशन से वो जगह कितनी दूर है, कौन सी डायरेक्शन में, ये सारी डिस्क्रिप्शन कंप्लेनेंट को देनी पड़ेगी। थर्ड, डेट एंड टाइम ऑफ अकरेंस, जब वो ऑफेंस हुआ है उस टाइम वो कौन सा दिन था, किस टाइम उनका ऑफेंस था। अगर आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता तो दोपहर का था, शाम का था, सुबह हुआ था, ये सारी डिटेल्स आपको बतानी पड़ेगी। फोर्थ पॉइंट इज ऑफेंस। ऑफेंस का नेचर क्या था, किस सेक्शन में आता है, और डिस्क्रिप्शन क्या है। नेचर में अगर आपके साथ जो ऑफेंस हुआ या आपके सामने किसी के साथ अगर कोई ऑफेंस हुआ, वो थेफ्ट का ऑफेंस था, मर्डर का ऑफेंस था, या फिर किस टाइप का ऑफेंस था, आपको ऑफेंस का नेम बताना पड़ेगा। सेक्शन में आपने कुछ नहीं लिखना होता है, इंडियन पीनल कोड का कौन सा सेक्शन लगेगा ये पुलिस ऑफिसर्स खुद लिखेंगे। एंड अगर कोई वो प्रॉपर्टी, अगर मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी चोरी हुई है तो आपको अपनी प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन देनी पड़ेगी। फिफ्थ पॉइंट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्यूज्ड। जिस बंदे पे आप इल्जाम लगा रहे हो उसकी डिस्क्रिप्शन आपको देनी जरूरी है। अगर आपने नहीं देखा तो ये चीज आपको अलग से मेंशन करनी पड़ेगी। सिक्स्थ इज डिस्क्रिप्शन ऑफ विटनेसेस। आपके पास कोई भी प्रूफ है आपके एक्यूजेशन का तो आपको वो प्रूफ साथ में देना पड़ेगा। आइदर अगर वो कोई डॉक्यूमेंट हो तो वो दे दीजिए, अगर आपके सामने किसी के सामने अगर वो ऑफेंस हुआ है तो आप उस इंसान के बारे में डिटेल्स बता दीजिए। एंड लास्ट इज डिटेल्स ऑफ द फैक्ट
इन ब्रीफ, अगर आपके सामने जो हुआ था या आपके साथ जो हुआ था वो सारी सिचुएशन को आपको ब्रीफ में एफआईआर में लिखवाना पड़ेगा। जब भी आप एफआईआर लिख लोगे तो कंप्लेनेंट के लास्ट में साइन होंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 154 सबसेक्शन 2 एफआईआर की 2 कॉपी करी जाएगी, जिनमें से एक पुलिस स्टेशन के अपने रिकॉर्ड के लिए पुलिस स्टेशन में रहेगी और सेकंड कॉपी कंप्लेनेंट को साथ साथ मिल जाएगी। वंस द एफआईआर इज रजिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 156 सबसेक्शन 1 इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को इमीडिएटली साथ साथ ही अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देनी चाहिए। अगर, क्योंकि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास लिमिटेड टाइम होता है, अगर ऑफेंस ऐसा ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट 10 साल या 10 साल से ज्यादा की है, तो उस केस में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास चार्जशीट फाइल करने के लिए टोटल 90 डेज होते हैं। चार्जशीट में अपनी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपने इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंगली एक रिपोर्ट अपनी फाइल करता है। अगर ये ऑफेंस 10 साल से कम की सजा का ऑफेंस है तो उस केस में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास टोटल 60 दिन होते हैं। 60 डेज में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को अपनी चार्जशीट फाइल करके, रिपोर्ट फाइल करके आगे देनी होती है। दिस इज बीइंग मेंशन्ड अंडर सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी। बट व्हाई डू वी नीड दिस एफआईआर? तो सेक्शन 173 सीआरपीसी के अंदर ये मेंशन्ड है कि जब भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपनी इन्वेस्टिगेशन कर लेता है और अपनी चार्जशीट फाइल कर लेता है, आइदर इट इज इन 60 डेज और इन 90 डेज, दैट डिपेंड्स ऑन द केस, तो इन दोनों ही केसेस के अंदर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को अपनी चार्जशीट मैजिस्ट्रेट को देनी होती है और मैजिस्ट्रेट आगे इंक्वायरी जो कंडक्ट करता है या आगे जो केस प्रोसीड करता है वो सारा इस चार्जशीट के बेसिस पे होता है। सो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एफआईआर इज द फर्स्ट स्टेप टू इनिशिएट द क्रिमिनल प्रोसीडिंग। But what if police officer refuses to file an FIR? Well, this is a very practical problem. काफी लोगों ने अपनी लाइफ में इसे फेस भी किया होगा कि पुलिस ऑफिसर्स FIR लिखने से मना कर देते हैं। सेक्शन 154 सबसेक्शन 3 सीआरपीसी के अंदर ये मेंशन्ड है, अगर कभी पुलिस ऑफिसर FIR लिखने से मना करे तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को आप एक रिटर्न लेटर लिखिए। रिटर्न लेटर में आप बताइए कि कंप्लेंट क्या थी आपकी, एंड अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की ड्यूटी है कि वो इस बात को एंश्योर करे कि एफआईआर लिखी जाए। इनफैक्ट ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2013 सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही फेमस केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया था कि कभी भी अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो इट इज द ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिसर टू फाइल एन एफआईआर विदाउट एनी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। पुलिस ऑफिसर एफआईआर फाइल करेंगे, वो ये नहीं कहेंगे कि हम पहले देखेंगे ये हुआ या नहीं हुआ। उनका फर्स्ट ड्यूटी उनकी ये कि आप एफआईआर उस टाइम पे साथ साथ फाइल करो। बट इन स्पाइट ऑफ सो मेनी एफर्ट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड लेजिस्लेचर, फैक्ट ऑफ द डे इज कि 10 में से 8 केसेस में पुलिस ऑफिसर पहली बारी में एफआईआर लॉन्च नहीं करते। ये किसी एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में नहीं है, बल्कि ये पूरे देश में है। इसका रीजन क्या है कि एफआईआर पुलिस ऑफिसर्स क्यों लॉन्च नहीं करते? पुलिस ऑफिसर के बाद अगर आप एफआईआर लॉन्च करवाने जाओगे तो पुलिस ऑफिसर उस पर क्या क्या बहाने मारेंगे, किस किस तरीके से आपको भगाएंगे इधर उधर। वेल, इसके ऊपर मैं एक पूरी नई वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं क्या क्या लोगों को प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स आती है और उनके क्या क्या सॉल्यूशंस है, क्या क्या लीगल रेमेडीज हैं हमारे पास, इस सारे के बारे में बताऊंगा। सो अगर आप वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते, सो डू एंश्योर कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है एंड आपने बेल आइकन दबा रखा है। इससे क्या होगा, जब भी वो वीडियो मैं बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। लास्ट पॉइंट फॉर द डे इज रेमेडी अगेंस्ट फॉल्स एफआईआर। अगर आपके खिलाफ कोई झूठी एफआईआर दर्ज कराता है तो आपके पास उसमें क्या लीगल रेमेडी है? सबसे पहले तो आप एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन फाइल करो। सेक्शन 438 सीआरपीसी के अंडर अगर आपको कोई ऐसा लग रहा हो कि पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट कर सकता है, जबकि अगर एफआईआर अगर आपके खिलाफ फाइल हुई है तो डेफिनेटली पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट कर सकता है, उसके चांसेस पूरे हैं। तो सबसे पहले तो आप एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन डालो, जिससे अगर आपको अरेस्ट करा भी जाएगा तो आपको साथ साथ ही बेल मिल जाएगी। सेकेंड चीज, सेक्शन 482 के अंदर आप हाई कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करो एफआईआर को क्वॉश करने के लिए। सेक्शन 482 के अंदर हाई कोर्ट में इनहेरेंट पावर्स होती है कि वो अगर कभी भी कोई गलत एफआईआर हुई होती है तो उस एफआईआर को क्वॉश कर देंगे, उसे नलिफाई कर देंगे, तो उस एफआईआर की कोई वैल्यू नहीं बचेगी फिर। इसका एक बहुत ही फेमस केस था स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल एंड अदर्स 1992 का।
इसमें सुप्रीम कोर्ट ने टोटल सारी गाइडलाइंस इशू करी थी। इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग किस किस केस के अंदर हाई कोर्ट एफआईआर को क्वॉश कर सकता है अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी। टोटल 7 पॉइंट्स हाई कोर्ट ने मेंशन किए थे। उन 7 पॉइंट्स की मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे रखी है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसे पढ़ सकते हैं। अलॉन्ग विद ऑल दिस, अगर आप आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर एप्लीकेशन हाई कोर्ट में डालते हैं रिट्स इशू करने के लिए, तो आप हाई कोर्ट से 2 रिट्स इशू करवा सकते हैं। पहला रिट ऑफ प्रोहिबिशन, जिसके अकॉर्डिंगली हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को प्रोहिबिट कर देगा कि आपके खिलाफ जो केस हुआ, आपके खिलाफ जो एफआईआर हुई है उसे ट्राई ना करे। और दूसरा रिट ऑफ मैंडेमस, जिसके थ्रू हाई कोर्ट डायरेक्ट करेगा पुलिस ऑफिसर्स को या पुलिस डिपार्टमेंट को कि आपके खिलाफ जो उन्होंने एफआईआर करी है वो इलीगल है एंड वो लीगली काम करें। तो ये दोनों ही आपके केस में काफी बेनिफिशियल होगी। अगर आप रिट्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैंने रिट्स के ऊपर एक अलग से वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप वो भी देख सकते हैं। इफ यू आर सक्सेसफुली एबल टू गेट द एफआईआर क्वॉश्ड अंडर सेक्शन 482 फ्रॉम द हाई कोर्ट, आप साथ साथ ही मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं अंडर सेक्शन 250 ऑफ सीआरपीसी टू क्लेम द डैमेजेस। ना खाली ये, आप डिफेमेशन सूट भी अलग से डाल सकते हैं। मानहानि के लिए आपको अलग से डैमेजेस और मिलेंगे। एंड नॉट ओनली दिस, देयर आर ऑल्सो मेनी पीनल प्रोविजंस अंडर इंडियन पीनल कोड 1860 टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ फॉल्सली एक्यूज्ड पर्सन। किसी भी इंसान जिसके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया है, ऐसे इंसान को बचाने के लिए आईपीसी में काफी प्रावधान है। सेक्शन 182 ऑफ आईपीसी के अंडर अगर कभी कोई फॉल्स चार्जेस प्रेस करता है तो उस केस में ऐसे इंसान को, कंप्लेनेंट को 6 महीने तक की सजा हो सकती है। अगर सेक्शन 211 ऑफ आईपीसी के अंदर अगर ऐसे चार्जेस प्रेस करे गए विद द इंटेंट टू हार्म द रेपुटेशन ऑफ समवन, तो उस इंसान को 2 साल तक की सजा हो सकती है। और यू कैन ऑल्सो sue that person for criminal defamation under section 499 read with section 500 of IPC. So इतनी सारी लीगल रेमेडीज के साथ आई कैन अश्योर यू कि अगर आपके खिलाफ कोई झूठी एफआईआर फाइल हुई है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट जिसने आपके खिलाफ झूठी एफआईआर फाइल करी है उसे चिंता करने की अब जरूरत पड़ेगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, थैंक यू सो मच, लाइक जरूर करना वीडियो को। एंड अगर आपके साथ ऐसा कोई भी केस हुआ है तो उसे प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना। थैंक यू सो मच।